हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत की संसद इसका सर्वोच्च विधायी निकाय है। सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने के कारण ही यह भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में अग्रणी और केंद्र की स्थिति में है। भारत में संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है, इसीलिए भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में संसद अग्रणी है। संसद किसी भी देश में सार्वजनिक मुद्दों और राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस का सर्वोच्च मंच है। संसद किसी भी मामले में जानकारी मांग सकती है। अन्य देशों में संसद को स्थायी परिषद या फिर प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, लेकिन हमारे देश में संसद को संसद ही कहा जाता है। अब हम देखते हैं संसद की संरचना कैसी है। तो संसद में 3 शामिल हैं। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद की संरचना से अभिप्राय है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है और लोकसभा जिसे निचला सदन भी कहा जाता है, उसकी संरचना से है। राज्यसभा को राज्यों की परिषद के रूप में भी जाना जाता है और लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है। तो पहले हम जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति, इसका चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं यानी लोगों के सदनों के निर्वाचित सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने राष्ट्रपति वाली वीडियो में किया था कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। हालांकि भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, लेकिन वह किसी भी सदन में नहीं बैठता और ना ही वो किसी चर्चा में भाग लेता है। उसके कुछ संवैधानिक कार्य हैं जो संसद के संबंध में उसे करने होते हैं। तो अब देखते हैं हम राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या है। समय समय पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को बुलाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। जब राज्यसभा एक सतत निकाय है, इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है। किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित कराने के लिए उसकी मंजूरी आवश्यक है। कोई भी विधेयक पारित तभी माना जाएगा जब उस पर राष्ट्रपति के साइन हो। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके लिए उसे तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है, तो वह संसद का सत्र बुला सकता है। उसके बाद है इसकी संरचना में राज्यसभा भी शामिल है। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है। लोकसभा को तो भंग कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। हमारे संविधान की 4थी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अब देखते हैं राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सदन की वर्तमान ताकत 245 है। 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वे होते हैं जिनके पास कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। तो ये थी राज्यसभा की संरचना। इसकी अधिकतम संख्या होती है 250, लेकिन वर्तमान में 245 है। राज्यसभा में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को भी अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है। अब देखते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए,
और उसे यह कहते हुए शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। अब राज्यसभा की शक्तियों के बारे में देखते हैं। राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, इसलिए राज्यों से संबंधित कोई भी मामला उनकी सहमति और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना या फिर स्थानांतरित करना चाहती है तो राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। संसद की संरचना में तीसरा अंग है लोकसभा। लोकसभा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी होती है। लोकसभा में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है। संविधान द्वारा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 530 सदस्यों तक, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 सदस्यों तक और एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम 2 सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाएगा। इसकी अधिकतम संख्या है 552, जिनमें से 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति चुनता है। यदि उनकी राय में इस समुदाय या सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ही राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को चुनता है। सदन के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या को राज्यों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच अनुपात जहां तक संभव हो सभी राज्यों के लिए समान हो। लोकसभा में सदस्य के लिए योग्यता आयु 25 वर्ष है और लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं। अब देखते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी आयु कम से कम 25 साल की होनी चाहिए। उसे शपथ या घोषणा के माध्यम से घोषित करना चाहिए कि उसे संविधान के प्रति सच्ची आस्था और भक्ति है और वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करे और भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। अब हम लोकसभा की शक्तियां देखते हैं। सबसे पहले है संयुक्त सत्र में निर्णय। किसी भी सामान्य कानून को 2 सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालांकि दोनों सदनों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर लिया जाता है और ऐसी बैठक में अधिक शक्ति को देखते हुए लोकसभा का दृष्टिकोण ही प्रबल होने की संभावना है। लोकसभा मौद्रिक मामलों में अनेक शक्तियों का प्रयोग करती है। एक बार जब लोकसभा सरकार के बजट या फिर धन से संबंधित किसी अन्य कानून को पारित कर देती है तो फिर राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों के लिए स्थगित कर सकती है या फिर इसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है, लेकिन राज्यसभा उन बदलाव को भी स्वीकार कर सकती है और नहीं भी। तो ये संयुक्त सत्र में निर्णय लोकसभा की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। दूसरा है मंत्रिपरिषद पर शक्ति। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य कहते हैं कि उन्हें मंत्रिपरिषद में कोई विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। तो ये थी लोकसभा की शक्तियाँ। आज की क्लास में हमने संसद के बारे में जाना। संसद की संरचना में 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन तीनों अंगों के शक्तियों, कार्यों के बारे में जाना और इनकी योग्यताएं क्या क्या हैं उनके बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम संसद के कार्यों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम संसद के कार्यों के बारे में जानेंगे। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।